भैंस की, अरे कोई गाय रही तो नहीं रे, पीछे तो नहीं रही कोई, ले आओ साथ में। कांकरेज, तार पारकर, हरियाणवी, 12th की तो पूरी हो गई थी, है ना। चलो, वर्तमान में कितनी नस्लें पंजीकृत है? वर्तमान में 21 नस्लें पंजीकृत है। कितनी नस्लें पंजीकृत है? वर्तमान में 21 नस्लें पंजीकृत है गाय की, जिसमें 21 में से 20 तो कौन सी है? अरे 20 कौन सी है? नदिये। और एक नस्ल कौन सी है? दलदलिये, जिसको स्वैम्प बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं रे? स्वैम्प बफेलो, क्रोमोसोम नंबर 48 होते हैं। वो एक नस्ल का नाम बताओ। का पुराना तड़ी, ल्यूट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं रे? ल्यूट, जो कि कहां की है? ये मणिपुर, असम की है, इसीलिए इसको मणिपुरी के नाम से भी जानते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ना, असम, वहां पाई जाती है ये ल्यूट। एकमात्र भैंस की दलदलीय नस्ल कौन सी है? ल्यूट। ल्यूट, ल्यूट। तनीष कुमार, ब्राउन स्विस रेड डेन आयर सायर, अरे वो उनको नहीं पढ़ना बेटा। रेड डेन आयर सायर उनको क्यों पढ़ोगे? उनका तो उत्पत्ति स्थल मैंने लिखा रखा, वो याद कर लें आप, ठीक है। ल्यूट मणिपुर की है, असम की। वैसे भैंसें दो प्रकार की होती, तो मैं साइड में इसको बता देता हूं। भैंसें दो प्रकार की होती है। भैंसें कितने प्रकार की होती है? अफ्रीकन और एशियन होती है। कौन कौन सी रे? भैंसें दो प्रकार की होती है, अफ्रीकन और एशियन। एशियन फिर दो प्रकार की होती है, एक तो होती है जंगली, कौन सी होती है? जंगली। और एक होती है कौन सी? पालतू। पालतू फिर दो प्रकार की होती है, नदिये और दलदलिये। भैंसें कितनी प्रकार की होती है? अफ्रीकन और एशियन। एशियन कितने प्रकार की? जंगली और पालतू। पालतू कितने प्रकार की? नदिये और दलदली। अभी नदिये नस्लें जो है स्पेशली आपको कहां देखने को मिलेगी? अरे क्या सर, भारत में विश्व की 58% है। हाँ, भारत, पाकिस्तान, है ना, मध्य पूर्वी एशियाई देश। और ये दलदली तो भाई साहब कहां पाई जाएगी? फिलीपींस, है ना, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, चाइना, ताइवान, लाओस, कंबोडिया, बहुत है इतना नाम, थाईलैंड। लिखो लिखो जल्दी से। विश्व की 58% भैंसें, विश्व की 58% भैंसें कहां पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। सोनू सर बोलते ना, आपने नहीं सुना होगा शायरी। विश्व की 58% भैंसें भारत में पाई जाती है। भैंसों को क्या बोला जाता रे? ब्लैक डायमंड। क्या बोला जाता रे? ब्लैक डायमंड। तथा दूध देने की मशीन के मशीन कहा जाता है। दूध देने की मशीन कहा जाता है। भैंसों को ब्लैक डायमंड तथा दूध देने की मशीन कहा जाता है। वो कहां रे? केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र। वाह वाह मुन्ना वाह। वल्लभनगर, उदयपुर। वल्लभनगर उदयपुर। केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर। भैंसों को ब्लैक डायमंड दूध देने की मशीन भी कहा जाता है। विश्व की 58%, जैसे 12th में लिखा हुआ है कि सर एशिया की, किसकी रे? एशिया की 95%, एशिया की 95% भैंसें कहां पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। एशिया की 95% भैंसें कहां पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। देखो ये तो नॉर्मल सी बात है। एक क्वेश्चन आता है भैंसों का वर्गीकरण, हाँ, क्षेत्र के हिसाब से। जैसे उत्तरी भारत की भैंस कौन सी है, मध्य भारत की कौन सी है, दक्षिण भारत की कौन सी है, गुजरात ग्रुप की कौन सी, वो मेन पॉइंट है उसके, ठीक है। ये तो अब सिंपल सी बात है, हर किसी को आती है। CIRB कहां है रे? गुजरात में। कौन बोला? हिसार।
HR गाड़ी नंबर, बदमाशी का क्षेत्र, दिल्ली। हाँ हाँ, यूं दिल्ली में हुआ था ना विस्फोट, गलत है देखो। पंडरपुरी, कौन सी पूरी? डोर टू डोर मिल्किंग। भैया मेरे को फोन लगाया कि दिलीप जी कहाँ हो, आप दूध भेजते हो पूरी, कौन सी पूरी? हाँ चलो यहां लिखते हैं अपन मध्य भारत की भैंसे, कौन सी नस्लें? मध्य भारत। यहां पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा? मध्य भारत ग्रुप, यूपी ग्रुप, ये दक्षिण भारत ग्रुप आ गया। कौन सा ग्रुप है? दक्षिण भारत ग्रुप आ गया। और इधर उत्तरी भारत ग्रुप आ गया, कौन सा ग्रुप रे? उत्तरी भारत। और इधर कोई आ गया, कौन सा ग्रुप रे? गुजरात ग्रुप, कौन सी रे? गुजरात ग्रुप आ गया। जल्दी आइए बेटा। क्या हुआ आपके? यूं देखो, गलत बात है ऐसी, यूं हरकतें, आप लीजेंड लोग हो, सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, गलत बात है ये। चलो इधर देखो बेटा, मध्य भारत में कौन कौन सी नस्लें आती हैं? तो मध्य भारत में आती है भैया जी आपकी नग्गू, नागपुरी, पंढरपुरी, नागपुरी, पंढरपुरी, मराठवाड़ी, पूर्णा थड़ी, है ना, ये सारी कहां की है? महाराष्ट्र की है। कहां की ब्रो? महाराष्ट्र की। एक और आती है मंडा, चिल्कू, चिलिका, चिल्का झील के नाम पर इसका नाम पड़ा है, कलहंडी, ये ओडिशा की है। कहां की है ब्रो? ओडिशा। और ये कहां की जो आपको दिख रही है सारी, ये महाराष्ट्र की है। चलो यूपी ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश स्वर्ग, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है निमन में से उत्तर प्रदेश स्वर्ग यानी ग्रुप की नस्ल कौन सी है? तो यूपी में तो एक ही है भाई साहब, कौन है वो? बदावरी। कौन सी फेमस है? बदावरी। एक और नस्ल पर वो अभी क्या रजिस्टर्ड नहीं हुई है, यूपी में है, तराई नाम है उसका। क्या नाम है? तराई। दक्षिण भारत में आती है टोडा, कौन सी रे? टोडा। बरगुर, कौन सी रे? बरगुर भी आती है। एक आती है धारवाड़ी, अरे धारवाड़ी पेड़े के लिए, कौन से पेड़े के लिए? धारवाड़ी पेड़े के लिए इसको जीआई टैग मिला हुआ, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इस धरती पर ऐसा पेड़ा कोई नहीं बना सकता। टोडू मोडू बरगुर ये तमिलनाडु की, कहां की है रे? और दारूड़ा धारवाड़ी है आपके कर्नाटका की, कौन से नाटका की? हाँ मुर्रू, नीलू, नीली, रावी, गोजरी, अरे एक गोजरी भी है, वो बकरी की नस्ल है, ये गोजरी है। कौन सी रे? मुर्रा दिल्ली बफेलो बोलते हैं इसको, पंजाब बफेलो बोलते हैं, और गोजरी हिमाचल की है। कहां की है? हिमाचल प्रदेश की। और गुजरात ग्रुप की कौन सी नस्लें भैया? जोपरा आर्चर, कौन सा? तेज गेंदबाज है ये। और मैसू, महसाना, सूरती, बन्नी, कौन सी रे? बन्नी। बन्नी जो है सर रात को चरने के लिए फेमस है, नाइट ग्रेजिंग के लिए। किसके लिए? नाइट ग्रेजिंग हो गया या रात्रि दुग्ध दोहन हो गया, इसके लिए फेमस कौन सी है? हैं? रात को चरने के लिए प्रसिद्ध कौन सी है? बन्नी है। बनी तरह बनो दीवानो, ये गाने साहब मारवाड़ के गाना है, बढ़िया लीजेंड गाना मारवाड़ का। वो चढ़ती ने दिखे मेड़ तू, उतरती ने दिखे अजमेर, वारी जाऊं चीर में, ये गाने हैं सब जो मनमोहक कर दे। लिख लो। भैंसों का, अब ये 12 के अकॉर्डिंग है, ये जो लाइन लिखा रहा हूं ना, भैंसों का भार की श्रेणी के आधार पर वर्गीकरण। भैंसों का भार की श्रेणी के आधार पर वर्गीकरण। भैंसों का भार की श्रेणी के आधार पर वर्गीकरण। भारी श्रेणी में कौन कौन सी आती है? हैं? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? वेरी गुड। हल्की श्रेणी, हल्की श्रेणी में कौन सी आती है रे? सुरती। मध्यम में मैसू, बद्दू और नग्गू, नागपुरी। ठीक है। भारी में आती जोपरा आर्चर है, और ये भी है मुरलीधरन और नीलू, नीली रावी। चलो ये अकॉर्डिंग टू 12th है ना। मुर्रू,
ये है मुर्रा। कौन है ब्रो? हाँ, मुर्रा। क्या खास बात है? एक तो इसके सींगों से क्वेश्चन बनते हैं, इसकी त्वचा से बनते हैं, ठीक है, दो तीन चीजें और हैं। आवाज नहीं करें और जल्दी से लिख लो मेरे साथ साथ। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल कौन सी है? मुर्रा है। तो मुर्रा जो है सर वैसे है कहां की? तो मुर्रा जो है 12th वालों की तरह तो लिखना नहीं है भाई, इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान ऐसे नहीं लिखना इतना लंबा, डायरेक्ट लिख लीजिएगा हरियाणा, हरियाणा पंजाब दिल्ली यूपी, हरियाणा पंजाब दिल्ली और यूपी वाला इलाका है। राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में कौन से में है? जैसे देखिएगा भरतपुर हो गया, जयपुर हो गया, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, वह कोटा संभाग है ना, वह कोटा संभाग जो है यहां पर ये मिल जाएगी इस पूरे इलाके में। चलो विश्व उपनाम भी लिख लेते हैं इससे। उपनाम जो है सर इसको दिल्ली बफेलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिल्ली बफेलो। और इसको ब्लैक ब्यूटी क्या बोलेंगे? हाँ, ब्लैक ब्यूटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में, पूरे विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक, पूरे विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल कौन सी है? वो मुर्रा ही है सर। कितना दूध देती है सर? लगभग 1800 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। अब नस्ल सुधार के लिए ग्रेडिंग अप में सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली नस्ल कौन सी है? हाँ, ग्रेडिंग के लिए, ग्रेडिंग अप के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी त्वचा मुलायम, त्वचा मुलायम व चिकनी होती है, वह हाँ चिकनी होती है। चलो सींग की बात करें तो सींग कैसे होते हैं? हाँ, जलेबी, जलेबी के जैसे, या गुंडीदार। कैसे रे? हाँ, जलेबी गुंडीदार। या मैं इसको लिख सकता हूं कर्व शेप में। किस शेप में? कर्व्ड होते हैं। कैसे होते हैं? कर्व्ड शेप में होते हैं। सींग हो गई, त्वचा हो गई, ग्रेडिंग हो गया, विश्व की सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल हो गई। भैंसों में एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है, वो बनता है प्रथम ब्यात उम्र, है ना? तो मैं अभी वो लिखा दूंगा, ये सभी की एक साथ में लिखा दूंगा। प्रजनन केंद्र जो है इसका कुम्हेर भरतपुर में है। कहां पे है? कुम्हेर भरतपुर में। वसा कितनी है? 7.1% है सर। बस ये याद करना, यूं है ना। ये है आपके जोफ्रा आर्चर की बात करूं कि नीलू की बात करूं? जोफ्रा आर्चर की बात करूं। ये लो, ये है जोफ्रा आर्चर हैं जो कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं और बहुत ही खतरनाक बॉल पड़ती है इनकी। देखो इसमें क्या यूनिक है, देखिएगा। अब आप इधर देखो पहले, ये देखो सींग चौड़े, सींग चौड़े व गर्दन की तरफ मुड़े हुए कौन सी नस्ल में? जाफराबादी में। या इसको चल्लेदार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? चल्लेदार, या इसको बोलते हैं हुक के जैसे। खोपड़िया जो है माथा चौड़ा भारी भरकम होता है। गायों में पता होगा आपको, गिर में था। आंखें नसीली होती है। कैसी रे? हाँ, आंखें कैसी होती है? हाँ, नसीली है इसकी, मतलब आंखें छोटी और निद्रा युक्त होती, नींद में होती। कैसी होती रे? नींद में होती है। तो यह है इसका शरीर, देख लो, आपको पसंद है तो ठीक है। शरीर जो है सबसे भारी, मिनी एलिफेंट बफेलो कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? हाँ, छोटा हाथी बोला जाता है इसको, छोटा हाथी। चलो अब मेरे साथ साथ आप लोग लिख लीजिएगा, जोफ्रा आर्चर, जाफराबादी, अड़बादी। लिखो गुजरात की, कौन सी रात के? गुजरात के काठियावाड़ के गिर जंगल है भैया। कौन से जंगल? गुजरात के काठियावाड़ के गिर जंगल। हाँ, और भी हैं, जैसे गुजरात के ही जूनागढ़ जामनगर, देखा होगा कभी आपने, सुना होगा, देखा नहीं तो। जूनागढ़ जामनगर क्षेत्र, और जामनगर की जो भी गाय भैंसे उनका खोपड़ा बड़ा ही होता है। ये पता नहीं क्या कारण, जैसे गेर भी तो थी ना जामनगर की, भावनगर, अमरेली, जामनगर, ये भी जामनगर है। और अनंत अंबानी जी वो भी जामनगर के ही हैं। हाँ, तो ये इसके पीछे कुछ कारण है। चलो लिखिएगा, भैंसों में सबसे भारी नस्ल, अर्थात इस नस्ल को मिनी एलिफेंट कहा जाता है। छोटा हाथी कहा जाता है इसको ब्रो।
हाँ, माथा भारी, माथा मोटा व भारी भरकम होता है। सींग चौड़े, सींग चौड़े व गर्दन की तरफ मुड़े हुए, वह गर्दन की तरफ मुड़े हुए होते हैं। मुड़े हुए लिखो, मुड़े हुए, अर्थात और भी कैसे, हुक जैसे, कैसे रे, हुक जैसे, और भी कैसे, छल्लेदार, कैसे होते रे, छल्लेदार, और भी देखो, या फिर मैं कह सकता हूं ड्रूपिंग, कैसे होते रे, जैसे उसके कारुत है ना, ये होते हैं ड्रूप, ड्रूपिंग हॉर्न्स होते हैं। सींग हो गई, आंखें छोटी व निद्रा युक्त होती, स्लीपी। दूध, अकॉर्डिंग टू ट्वेल्थ, अकॉर्डिंग टू ट्वेल्थ 900 से 1100 लीटर प्रति व्यात। बसा कितनी, 7 से 9%। तो आप कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा, भैंसों में प्रथम ब्यात उम्र, ये क्या हर अलग अलग भैंस में लिखने की जरूरत अपने को नहीं है, ये 12th में लिखा हुआ है। तो देखो मुर्रा की, किसकी, मुर्रा की बताई गई है 36 से 48 माह में, कब रे, मुर्रा की बताई गई 36 से 48, और बदाऊरी की बताई गई है 48 से 54 माह में, 48 से 54 माह। और बाकी सभी जो है ना, बाकी ओल, बाकी सभी भैंसें जो पीछे बची हैं उनका है 40 से 48 माह। ठीक है, ये सबका साथ में आ गया। चले, हो गया जी। तो खुद को देखिएगा, निहारो इसको, क्या करो, कैसे निहारोगे, देखो इसको पंच कल्याणी भी कहते हैं, है ना, माथे पे, चेहरे पे, धूतन पर, पैरों पर सफेद धब्बे, और अयन पर कैसे धब्बे, गुलाबी धब्बे होते हैं। ये 12th की लाइनें हैं, मेरी मनगढ़ंत बातें नहीं है ये। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा, इसके पूंछ जो है लंबी, अंतिम भाग गुच्छेदार होता है और वो जमीन को स्पर्श भी करता है। 2 क्वेश्चन। तीसरा, इसकी आंखें कजरी बिल्ली जैसी होती हैं, वॉल आइज, कैसी होती है, वॉल आइज, कजरी बिल्ली जैसी होती। 3 क्वेश्चन। चौथा, फर्स्ट ग्रेड 2021 में पूछा गया था कि सतलज नदी, सॉरी, नीली रावी का उत्पत्ति कौन सी नदी के किनारे माना जाता था, तो वहां पर 2 ऑप्शन थे, रावी और सतलज। तो कौन सा सही हुआ था, सतलज नदी वाला। ठीक है, रावी नदी के किनारे उत्पत्ति स्थल जो है वो है बीटल बकरी का, किसका, बीटल बकरी का। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। और इसको पंजाबी बफेलो, कौन सी फेलो, पंजाबी लिखो, नीली रावी, नीली रावी। चलो, तो नीली रावी का उत्पत्ति स्थल जो है सर पंजाब का फिरोजपुर जिला, कौन सा जिला, पंजाब का फिरोजपुर जिला। और वैसे कौन सी नदी के किनारे, हाँ अब यूं नहीं लिखना इतना, सतलज नदी के किनारे हैं और इस नदी का रंग नीला है, इस कारण इसका नाम नीली रावी पड़ा, तो समझ जाना है ना, सतलज नदी के किनारे, और सतलज नदी का रंग कैसा होता है, नीला, इसीलिए इसको नीली रावी कहने लगे। ठीक है, चलो, और भी है, जैसे कहते हैं कि सर यूपी के मुरादाबाद, ये 12th में लिखा हुआ है, यूपी के मुरादाबाद व बरेली, है ना, तथा उत्तराखंड के रामपुर, हाँ रामपुर व नैनीताल क्षेत्र, रामपुर व नैनीताल क्षेत्र में भी पाई जाती है, ये वाला इलाका है। वैसे इसका उपनाम क्या है, इसको पंजाबी बफेलो बोलते हैं इसको। कौन सी बफेलो रे, पंजाबी भैंस, है ना, अभी डूब डूब के मरी थी ना पंजाब के समय, वो यही थी सबसे ज्यादा। पंच कल्याणी के नाम से जानते हैं, पंच कल्याणी के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं पंच कल्याणी के नाम से, हाँ, माथा, चेहरा, थूथन व पैरों पर सफेद धब्बे तथा अयन पर गुलाबी धब्बे, अयन पर गुलाबी धब्बे। आंखें
वॉल आइज, कैसी? वॉल आइज अर्थात कजरी बिल्ली जैसी आंखें। कजरी बिल्ली जैसी आंखें, आंखें वॉल आइज या कजरी बिल्ली जैसी आंखें। पूंछ का अंतिम छोर गुच्छेदार वह जमीन को स्पर्श करता है, जमीन को स्पर्श करता है। तो ये दो तीन बातें वेरी इंपॉर्टेंट है। दूध कितना रे है? 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात। वसा कितनी? 8 से 10%। गुरुजी राजस्थान में कौन कौन से स्थानों पर पाई जाती है? देखो पंजाब के पास वाला कौन सा इलाका? राजस्थान का हनुमानगढ़ गंगानगर में मिल जाएगी कुछ कुछ जगहों पर। इसको इसलिए नहीं पालते क्योंकि इसकी फैट बहुत कम होती है। क्वेश्चन पूछा गया है सुपरवाइजर में। हाँ, वो क्या है कि सींग जो है कैसे होते हैं रे? हसिया नुमा, दराती नुमा होते हैं ना। रंग इसका काला नहीं बोल सकते हैं, भूरा या हल्का काला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, लिखो सूरती। हाँ, गुजरात के बड़ौदा खेड़ा व ननियाद, खेड़ा आनंद व ननियाद चित्र। हे भगवान, क्षेत्र गुजरात के बड़ौदा खेड़ा आनंद व ननियाद क्षेत्र है ना। उपनाम क्या है रे? उपनाम बोलते हैं इसको ननियादी। क्या बोलते रे? हाँ, गर्म पानी की पिघालोगे मेरे को। ननियादी व चरोत्री। कौन सी त्री? चरोत्री। राजस्थान में कहां पर पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान। लिख लो, राजस्थान में कहां पर है? दक्षिणी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान में कौन सा इलाका आता रे? दक्षिणी राजस्थान में हसिया नुमा या दराती नुमा। हसिया नुमा, दराती नुमा, या अपन इसको इंग्लिश में भी देख रहे हैं सिकल शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं? सिकल शेप में होते हैं। ये क्वेश्चन सुपरवाइजर में पूछा गया। रंग की बात करूं मैं तो भूरा या फिर मैं कह सकता हूं हल्का काला होता है सर, हल्का काला। पीठ सीधी, 12th की लाइन है ये, जेन्युइन लाइन है ये। पीठ सीधी वह त्वचा कैसी होती है? पीठ सीधी वह त्वचा मोटी होती है। पीठ सीधी, त्वचा कैसी होती है? मोटी होती। हाँ, अयन सुविकसित व वर्गाकार दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? हाँ, अयन सुविकसित व वर्गाकार दिखाई देते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है? देखो, जबड़े, इधर देखिएगा, 12th की लाइन है ये, बढ़िया। जबड़े तथा अधर वक्ष पर सफेद पट्टी पाई जाती है भैंस की किस नस्ल में? सूरती में लिखो, जबड़े तथा अधर वक्ष पर, जबड़े तथा अधर वक्ष पर सफेद पट्टी पाई जाती है। जबड़े तथा अधर वक्ष पर सफेद पट्टी पाई जाती। दूध की बात करूं तो 1600 से 1700 लीटर प्रति। फैट कितनी रही? 7.5। कितने? 7.5। सर आप 40 साल जियोगे? बस शिवा जागरवाल, 40 साल और जीऊंगा क्या बताओ? 40 साल और जीऊंगा या फिर ओनली 40 साल ही? फिर तो गोविंद बोलना है। कोई ना बेटा, शिवा जगरवाल। हाँ, लिखो बदावरी। भाई साहब, बदावरी से तो है ना ये क्वेश्चन बना हुआ है, सबसे ज्यादा फैट वाला, वो सबको आता जनता को। पर इसमें यूनिक क्या है?
यूनिक अभी मैं बताऊंगा, 2-3 बातें और भी है इसमें। हाँ लिखो, बदावरी कहां की है? आगरा के, यूपी के आगरा का बदावर क्षेत्र लिखो। यूपी के आगरा का, आगरा का बदावर क्षेत्र, हाँ यूपी के आगरा का बदावर क्षेत्र। और भी है जैसे चंबल व यमुना घाटी में बसे इटावा व ग्वालियर क्षेत्र में भी पाई जाती है। चलो उत्पत्ति हो गया। विशेषताओं की बात करें तो एक क्वेश्चन हो गया रंग से। कहां से? रंग से। तांबे जैसा होता है। कैसा होता है? तांबे जैसा, या फिर कहूं कॉपर कलर्ड होती है, या फिर कहूं बादामी, जैसे लालिमा लिए हुए। सींग की बात करूं तो चपटे मोटे व पीछे की ओर मुड़कर ऊपर उठे हुए। रंग की बात हो गई। सर्वाधिक वसा, चाहे भैंस हो और चाहे कोई भी हो, सर्वाधिक वसा किसमें होती है? अरे बदावरी में, 12 से 14%। ये भी प्रॉपर कंपटीशन का क्वेश्चन बना है। ठीक है, दूध वगैरह तो नीचे लिख लेंगे, पर कंपटीशन की बड़ी लाइन है इसलिए बीच में उड़ेल दी। भैंस की त्रिकोणाकार नस्ल, ये यूनिक ध्यान रखें, और सिंगों वाला भी ध्यान रखें, समझ ले। भैंस की त्रिकोणाकार नस्ल अर्थात आगे से पतली होती है, आगे से पतली व पीछे से चौड़ी होती है। ठीक है, वेज शेप है। चलो, नर उच्च गर्मी सहनशील। भाई उच्च गर्मी तो होगा ना यारो, क्योंकि खुद ही भूरी है बेचारी, है ना भाई, भूरे को थोड़ी गर्मी लगेगी। हाँ, उच्च गर्मी सहनशील। दुग्ध सिराएं उभरी हुई, दुग्ध सिराएं उभरी हुई होती है। प्रथम ब्याह उम्र बताओ जल्दी से। है 48 से 54। दूध बताइएगा 900 से 1200 लीटर प्रति ब्यात। 900 से 1200 लीटर, 900 से 1200 लीटर। मैसाना, अफसाना नहीं है, ये मैसाना है। हाँ, गुजरात के, कौन सी रात के? हाँ, गुजरात के मैसाना, साबरकांठा व बनासकांठा क्षेत्र। राजस्थान में मैं बात करूं, जालोर। कहां पर? राजस्थान में जालोर में मिलेगी आपको। ये किस किस के संकरण से प्राप्त नस्ल है? मुर्रा और सूरती के संकरण से प्राप्त नस्ल कौन सी है? भैंसों में सबसे लंबा दुग्धकाल किसका बेटा? लैक्टेशन, हाईएस्ट लैक्टेशन पीरियड इन बफेलो 325 दिन का। 12th में एक लाइन छुपी हुई है। क्या छुपी हुई है? इसकी गर्दन लंबी होती है। गर्दनी नहीं, गर्दन लंबी व सुंदर होती है, फूटरी होती है। गर्दन लंबी व सुंदर होती है। दूध कितना है रे इसका? 1200 से 1700 लीटर प्रति ब्यात। फैट जो है, दोनों की नहीं सुनी उसने, 7 से 8% बताया गया 12th में, लगभग इतनी, पता नहीं, मास चली गई। पूरी कहां की है? महाराष्ट्र की। कहां की है भैया? हाँ, उपनाम की बात करें तो इसको किस नाम से जाना जाता है? ये स्क्रीन कट तो नहीं रही है। उपनाम की बात करूं तो इसको बोला जाता है बेरारी। क्या बोला जाता रे? बेरारी। या इसको बोला जाता है इलिचपुरी। क्या बोला जाता रे? बेरारी, इलिचपुरी। खास बात देखो, सींग कौन से? सींग कैसे होते हैं इसके? कंधे तक। कहां तक? कंधे तक। या तलवार नुमा। कौन सी नुमा? हाँ, और या फिर मैं कह सकता हूं स्वॉर्ड। कौन से शेप होते हैं? स्वॉर्ड शेप होते हैं।
जी को मान सम्मान होना चाहिए साहब। मां की कहावत है। टोडू मोडू कौन सी? टोडू लिखो, टोडू। टोडा, टोडा कहां के है भैया? तमिलनाडु के। लिखो, इस नस्ल का नाम, इस नस्ल का नाम तमिलनाडु की, कहां की? दक्षिण भारत की। वो सतपाल कहां है भैया जी? गांव में ही। तो कभी कांटेक्ट करवाऊं ना सतपाल से, है ना। इस नस्ल का नाम दक्षिण भारत की आदिवासी जनजाति, आदिवासी जनजाति कौन सी? टोडा पर नाम पड़ा, टोडा पर पड़ा। भैंस की लड़ाकू नस्ल, भैंस की लड़ाकू नस्ल बड़ी खतरनाक है। ये उठा दे शेर को ही, क्या जा देख लूंगा। सर महसाणा में लास्ट में क्या लिखाया? महसाणा में लास्ट में क्या लिखाया? आप कहां थे? आप उस समय कहां थे विराजमान? चलो, एक है आपके पंडरपुरी। कौन सी पुरी? हाँ, पंडरपुरी, पंडरपुरी, गोजरीर, धारवाड़ीर। चलो पंडरपुरी के बारे में लिखो। पंडरपुरी, पंडरपुरी कहां की है? महाराष्ट्र। ये किस चीज के लिए फेमस है बताओ? डोर टू डोर मिल्किंग। डोर टू डोर मिल्किंग के लिए भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? डोर टू डोर मिल्किंग के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध? पंडरपुरी। चाय पी होगी कभी आपने? नहीं पी पंडरपुरी? जयपुर कौन आप लोग रहे नहीं हो? अच्छा पिए क्या? गुजर की थड़ी भी पिए है आपने? रिद्धि सिद्धि। अच्छा आप, हाँ ठीक है। पंडरपुरी का जयपुर में थोड़ा क्रेज है। यहाँ उदयपुर में रजवाड़ी, जयपुर में तो मंगल चाय भी है। इधर या इधर डोर टू डोर मिल्किंग लिख लो। जो गांव में खेत में चाय बनती है ना, उसके मुकाबले सब फेल है। सब बताओ, निकला ही नहीं गुरुदेव। अच्छा आप महसाणा किसकी बात कर रहे हो बेटा? समता बेटा आप किसकी बात कर रहे हो? 7 से 8% फैट है, 1200-1700 लीटर दूध है, इसकी बात कर रहे थे क्या आप? ये डोर टू डोर मिल्किंग बन्नी जो है गुजरात की है। कौन सी? रात की। और ये किस चीज के लिए फेमस? वो तो अपने वहीं पे लिखा था क्या? लिखा हुआ है? चलो लिखा हुआ तो ठीक है। ल्यूट, एकमात्र दलदलीय नस्ल पंजीकृत जो है कौन सी है? ल्यूट है। स्वैम्प बफेलो अपन ने बात की थी, दलदलीय नस्ल असम मणिपुर की है। कहते हैं कि सर काजीरंगा नेशनल पार्क में पाई जाती है, काजीरंगा नेशनल पार्क, वहां पर ये ज्यादा मिलेगी। कौन सी? ल्यूट। मणिपुरी भी कहते हैं। एकमात्र पंजीकृत भैंस की दलदलीय नस्ल। इसका हिंगड़ा भी तलवार जान है सर पंडरपुरी का। हाँ हिंगड़ा, वाह। गोजरी जी, गोजरी धारवाड़ी, धारवाड़ी पेड़े के लिए है। लिख लिया आपने? चलो अब देखो, इधर देखिएगा। सूरती किस किस की नस्ल है? भैंस और बकरी की। किसकी बेटा? भैंस और बकरी की नस्ल है सूरती, ठीक है। और एक आती है महसाणा। कौन सी? महसाणा। एक आती है गोजरी। कौन सी? गोजरी। तो महसाणा जो है ये भी किस किस की है? भैंस और बकरी की नस्ल है। गोजरी तो है बेटा भैंस की। किसकी? भैंस की। और गुजरी किसकी है? सिमिलर है ना नाम, ये इसलिए मैं लिखा रहा हूं। गुजरी कौन है? बकरी है। एक बरगुर भी आती है क्या? बरगुर जो है भैंस की भी है और भैंस और गाय की भी है। हाँ ये थोड़ा लिख लीजिएगा। इलेवंथ और 12th में जो नस्लें दी हुई है मुर्गियों की और अपने जानवरों की, उनके बारे में जो लिखा हुआ वही पढ़े आप 11th-12th वाली। बाकी डिजीज में थोड़ा एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ेगा रे, वरना काम बनेगा नहीं बेटा। क्या आप इसके बारे में जानते हो क्या? नाम सुना सुना लग रहा है, तो ये मैंने लिखा दिया क्या आपको? अच्छा बताया था ना, क्लोन किस टेक्निक से बनते हैं? कई होते क्लोन किस तकनीक से बनते हैं? हाँ सही है था, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। एक साइंटिस्ट था और उसके दिमाग में यूं जिद टाइप में थी और उस नाम था उस आदमी का डॉक्टर इयान विलमुट।
क्या था? और इतना खतरनाक आदमी था सर। और उस वैज्ञानिक को पसंद थी एक डोली नाम की कोई पॉप सिंगर थी, स्कॉटलैंड की पॉप सिंगर, मोटी सी गोरी सी यूं थी रे। तो सर उस डोली के ऊपर ही नाम रखा था ये। डोली क्लोन पैदा हुई थी 5 जुलाई 1996 को, मरी थी वैलेंटाइन डे के दिन बेटा 14 फरवरी 2003 को। मरने का कारण था उसकी उम्र, कितनी जीती 10 साल बेटा बकरियां। गाय भैंस कितनी जीती है? 20 22 23 साल तक। ठीक है चलो लिखो वर्तमान में, अभी मैं इसकी बात करूंगा कैसे बनी सारा बताऊंगा आगे, ठीक है। हाँ किंग का खाना चूक ना जाना। हाँ होटल हाईवे किंग। लिखो वर्तमान में कितनी नस्लें ब्रो? 46 नस्लें पंजीकृत है। टेस्ट थोड़ी है संडे आपका। हाँ तो अगले संडे टेस्ट के लिए रेडी रहना। कौन सी नस्लें से देंगे ना? हाँ नस्लों से। इसका रिजल्ट आ गया क्या तुम्हारे पिछले टेस्ट का? फर्स्ट रैंक किसके? क्या नाम बेटा आपका? बहुत बढ़िया ठीक है। वर्तमान में लिखो भेड़ों को किसको? भेड़ों को क्या कहा जाता है रे? भेड़ों को गरीब आदमी का गरीब की गाय किसको कहते हैं रे? और मोबाइल बैंक किसको कहेंगे? अरे मोबाइल बैंक क्यों रे? फोन पे खरीद फरोख्त हो जाती है, 8-10 हजार में ले जाओ। बकरी के समूह को क्या कहेंगे बताओ? मुझे रैपिडली चाहिए। फ्लॉक या हर्टल? फ्लॉक या वेरी गुड। मोबाइल बैंक मतलब फोन पे खरीद फरोख्त हो जाती है। और भी कारण है। और इसको परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। क्या कहते हैं रे? परजीवियों का म्यूजियम ऑफ पैरासाइट। परजीवियों का म्यूजियम भी कहा जाता है। भेड़ में एशिया की सबसे बड़ी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां है रे? ओ बीकानेर है प्रधान, बीकानेर। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां है? बीकानेर में। चलो नेक्स्ट लिखो। CSWRI सुना है क्या कभी आपने? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रीय मृदा केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। कहां पड़ता है ये? कौन से नगर में? अविका नगर कहां पे है? मालपुरा कहां पे है? गली नंबर कौन सी? ठीक है लिखो जल्दी। देखो भेड़ से बढ़िया क्यों बनते हैं, है ना? चटपटी खूब सारी अभी देखना आप, नस्लें भेड़ में। और वन लाइनर बस। और चले केंद्रीय भेड़ ये कहां है? केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र ये कहां है भैया? हिसार। HR गाड़ी नंबर, बदमाशी का चित्र, हिसार हरियाणा। राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र कहां है? राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र, भेड़ नहीं भेड़ है वो, कहां है रे? फतेहपुर सीकर में। कोई है क्या फतेहपुर का? कौन उधर कौन है? आपके कितने नंबर आए पिछले टेस्ट में? बढ़िया। राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र। डिपिंग का मतलब क्या होता है? वाह, मैंने डिपिंग का पूछा। डिप डुबोना। भेड़ में बाह्य परजीवियों से मुक्त करने के लिए भेड़ को सल्फर तथा आर्सेनिक के हवन कुंड मस्तों के झुंड में डुबोया जाता है, वही डिपिंग कहलाता है। मूर्खों, ऊन उतारने की क्रिया क्या कहलाएगा? शियरिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा रे? मरी हुई बेचारी, मरी हुई भेड़ से ऊन उतारना क्या कहलाता रे? हाँ तू ही बोल दे। पुल्ड ऊन। हाँ पू अदल क्यों रे वो मूर्खों, मनहूस। सब पीछे क्या हो गया? CSWRI लिखा था री, मरी हुई भेड़ से ऊन उतारना। ठीक है चलो एक डिपिंग का भी लिख लो। डिपिंग आपने नहीं लिखा है कहीं इसको? डिप का मतलब डुबोना। लिखो भेड़ों में बाह्य परजीवियों से, कौन से परजीवियों से? बाह्य परजीवियों से मुक्त करने के लिए सल्फर तथा
आर्सेनिक के कुंड में, आर्सेनिक के कुंड में डुबोना। हाँ, सल्फर तथा आर्सेनिक के कुंड में डुबोना। ऐसा नहीं हो तुम शेयरिंग करके डुबो बेचारी को, उन उतार के बाद में नहीं डुबोना है, शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो जाएगा। हाँ, परी हो जाएगी पूरी, 0 सन्नाटा। चलो, एक होता है टैगिंग, सुना आपने टैगिंग नाम कभी? वो तो लिखा है, सुना क्या है लिखा होगा ना टैगिंग, आपने किसने लिखा है टैगिंग? क्या होता है टैगिंग? मैं भेड़ की टैगिंग की बात कर रहा हूं, मैं उस येलो वाले जो है ना वो टैग की बात नहीं कर रहा मैं। टैगिंग एक और होता है जिसका मतलब होता है भेड़ के पिछले हिस्से से ऊन को हटाना ताकि संभोग में आसानी हो। टैगिंग या डैगिंग। एक होता है क्रचिंग। क्रचिंग का मतलब भेड़ के थनों से वह पेट के चारों तरफ से ऊन को हटाना क्या कहलाता है? क्रचिंग कहलाता है। ये लिख लीजिएगा। हाँ, ये देखो, ये करके दिखाओ टैगिंग। और एक होता है डैगिंग, एक होता है क्रचिंग। क्या होता है? क्रचिंग। हाँ, ये नाम लिख देता हूं, टैगिंग। मुन्ना, आवाज नहीं। क्रचिंग। तो देखो, टैगिंग और डैगिंग का मतलब तो होता है भेड़ के पिछले हिस्से से, भेड़ के पिछले हिस्से से ऊन को हटाना ताकि संभोग में आसानी हो। क्रचिंग का मतलब होता है कि भेड़ के मतलब पिछले हिस्से से गंदी ऊन को, ठीक है, भेड़ के थनों व भेड़ के थन कितने होते हैं? ए पगर कितना हुए? कितने होते हैं? 2 4। नहीं तो फिर मैं तो कंफ्यूज करूंगा। चलो आप बता दो, ऊंटनी में कितने होते हैं? 4 थन हुए ऊंटनी में। मूर्खों। बकरी में कितने होते हैं? जल्दी बता। बकरी में, चलो आप बता दो, दूध कैसे निकालते? कोई बीच में नहीं बोलेगा। चुटकी विधि से। चुटकी विधि से किसने? थन तो बड़े बड़े उसके, फुल हैंड मेथड से। हाँ चलो, कोई बात नहीं, ये तो क्या हर किसी को नहीं पता होता, पता तो होता पर एकदम से घबरा जाते भाई बोलना क्या है। पेड़ की थनों व पेट से ऊन को, सबसे बढ़िया विधि कौन सी दूध निकालने की? और गांव में द अंगूठा भाई साहब कर दिए लट्टू की तरह उनको, फिर कहते हैं कि डॉक्टर साहब आइएगा हमारे वो तन खराब हो गया इसका, होएगा तुम तो लटक गए भाई साहब, लटकना बाकी रह गया। रियलिटी ये गलत बात है बेटा। भाई साहब उनको मतलब थोड़ा सा टोपो गुंडा के माइन साहब पूरा निकालेंगे बाहर यूं। तो ओरिजिनल जो है वो कौन सा है? हाँ, इससे क्या थन खराब नहीं होते, गांठें नहीं पड़ती। परंतु लास्ट वाला दूध है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग बोलते हैं, लास्ट वाले में फैट होती है, तो वो चुटकी से निकालो, फैट वही है साहब, वसा उसी में है अंतिम दूध में। लिखो, भेड़ के थनों पेट से ऊन को हटाना क्या कहलाएगा? क्रचिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा रे? क्रचिंग। क्रचिंग। चलो, एक शगी लिखा था मैंने, शगी। शगी याद है आपको? कुछ क्यों, मैंने वो बधियाकरण वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया था क्या आपको? बधियाकरण वाला? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैंने सोचा आपने पढ़ लिया होगा, मुझे आइडिया नहीं था, आपने भी नहीं बोला होगा मेरे को, कोई ना पढ़ा देंगे। शैगी का मतलब होता है कि ऐसा बेड़ा जिसने एक बार टपिंग कर लिया हो। क्या कर लिया हो? एक बार, उसके बाद में उसको बुलाते हैं इधर इधर, फिर उसके बाद में उसका बधियाकरण करेंगे, वो क्या कहलाएगा बेटा? शैगी कहलाएगा। समझ रहे हो? हाँ, शैगी शैगी। अरे आपको नहीं बुला रहा हूं मैं तो, आप लोड मत लेना बेटा, ऐसे नहीं रात का खाना ही नहीं खाओ। और भेड़ बकरी में वैसे कोई बल्टीचो कास्टेटर से नहीं करते हैं, उसमें इलास्ट्रेटर से करते हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं, ये टॉपिक पढ़ाना मुझे याद दिलाना, ठीक है? लिखो लिखो लिखो, डोजिंग डोजिंग डोजिंग, डस्टिंग, डोजिंग और डस्टिंग। डोजिंग का मतलब क्या होता है? डोजिंग का मतलब क्या होता है? लुगाइयां के मत तो खबे। लिखो, डोजिंग का मतलब लिखो, डोज जो है अपन अंदर देते हैं बेटा, डोज कहां देते हैं, और डस्ट कहां होती है? तो भेड़ में अंदर के परजीवियों को मारने की क्रिया क्या कहलाएगी? डोजिंग। लिखो, भेड़ में अंदर के, भाई साहब ओके जुकाम है, परजीवियों को मारने की क्रिया क्या कहलाएगा? डोजिंग। और सेम लाइन है ये, भेड़ में
बाहर के परजीवियों को मारने की क्रिया क्या कहलाएगा? डस्टिंग कहलाएगा, डस्टिंग। क्रॉन लिखिएगा। गीमर तो लिखा होगा आपने, गीमर, गीमर क्या होता है? गीमर बताओ। भेड़ों में पहली ऊन कतरन से दूसरी ऊन कतरन के बीच की मादा भेड़ क्या कहलाती है? गीमर। क्रॉन का मतलब होता है बूढ़ी मादा भेड़, बूढ़ी। तो फिर तुम कैसे बताओगे? अरे सुनो चिंटू, कोई बात नहीं, ऐसे ना करो। देखो ये जो है ना जनरेशन गुस्सेल प्रवृत्ति की है, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं भी आता हूं, पर मैं बड़ा शांत रहता हूं, समझ रहे हो? मेरा जैसा बनो, हंसमुख आदमी, लाइफ में खुश रहोगे। चलो क्या क्या आदमी गुस्से गुस्से में फिर क्या कर लेता पता नहीं चलता है। बूढ़ी मादा भेड़, मैं भी तुम्हारी तरह यूं फौलादी था साहब, जाभा में रख तो 2 मिनट लगा तुम्हें, पर क्या कि इसको धीरे धीरे खत्म किया। बूढ़ी मादा भेड़ क्या कहलाता है? क्रॉन कहलाती है, लिख लो ये। हाँ पर क्या है, शादीशुदा हो गया ना तो फिर ये खत्म हो गया मेरे। क्रॉन बूढ़ी मादा भेड़ क्या कहलाता बेटा? क्रॉन। चलो हाँ सही, तो मैं को झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। देखते जाओ आप भी, करिश्माई जो है, जब आपके पीछे जिन्न आएगा ना, जिन्न, यहां मेरे आका, ये उल्टा होगा आपके। लिखो, भेड़ों में पहली ऊन कतरन से, भेड़ों में पहली ऊन कतरन से, भेड़ों में पहली ऊन कतरन से, भेड़ों में पहली ऊन कतरन से दूसरी ऊन कतरन। देखो आपने दांतों वाला टॉपिक पढ़ा होगा, तो वहां एक गमर नाम लिखा हुआ था, याद करो। गमर, पोपला, एक होता है गीमर। गीमर वर्ड यह यूज होता है, भेड़ों में पहली ऊन कतरन से दूसरी ऊन कतरन बीच की जो मादा भेड़ है ना, उसको क्या कहेंगे? गीमरू। दूसरी ऊन कतरन के बीच की मादा भेड़, जिसको क्या बोलेंगे अपन? गीमर। लिखो, थोड़ा क्लोन के बारे में समझते, इधर देखो। हालांकि वहां से क्वेश्चन तो नॉर्मल सा बनता है, क्लोन किस टेक्निक से बना होता है? सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, ये टीयर एग्जाम था जो मेरी यूनिवर्सिटी, वहां पूछा गया था। देहिक कोशिका स्थानांतरण क्या है? हाँ इधर देखो, क्लोन किसकी बात कर रहा हूं मैं? क्लोन की बात कर रहा हूं। क्लोन का मतलब होता है सर, जैसे भेड़ आई मेरे पास आई और यूं सौंदर्य से मतलब यूं फूल रही थी, यूं रैंप की तरह चल रही थी कि दिल्लू बाजी मेरी तरह जो है आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है ना? तो मैं हूं डॉक्टर यान विलमुट और मेरे कोई चैलेंज दे रही है, तो मैंने कहा रुक जा बेटा, ज्यादा मत बोल, तेरे की जैसी जो है सामने खड़ी कर दूंगा मैं। तो कैसे करूंगा? क्या मैं जो है दो भेड़ों का, जैसे भेड़ और मादा का क्रॉस करवाऊंगा क्या? क्रॉस कुछ नहीं है साहब, दोनों ही भेड़े लूंगा मैं, तो क्या लूंगा? दोनों ही मादा। तो क्लोन का मतलब यूं समझ लीजिएगा, हूबहू प्रतिलिपि। क्या होता है? हूबहू जेरोक्स मान लीजिएगा, हूबहू प्रतिलिपि। तो 2 भेड़े लिया गया, 2 भेड़े ली थी और उन भेड़ों का नाम था, एक का नाम था फिन डॉर्सेट। क्या नाम था? फिन डॉर्सेट नाम था। एक का नाम था स्कॉटिश ब्लैक फेस यू। क्या नाम था? स्कॉटिश ब्लैक फेस यू, ब्लैक फेस यू। दोनों ही मादा है साहब, क्या है? दोनों ही मादा जी हैं। क्या हैं? ये ज्यादा दिमाग पर लोड नहीं देना है, ये तो बाकी नॉर्मल सी बात लिखाते हैं कि क्लोन कौन है, ढोली, पर मैं ये समझा रहा हूं कि भाई थोड़ा मजा आए, कहानी क्या है ये, क्यों भाई? तो इस फिन डॉर्सेट से ली गई कोशिका, मतलब उसको बोलते हैं काई कोशिका, सोमेटिक सेल ली, क्या ली रे? वो आप कहीं से ले सकते हो, यहां से ले लो, यहां कूले से ले लो, कहीं से ले लो, समझ रहे हो? काई कोशिका का मतलब ये होता है। और एक होती है अंड कोशिका, जैसे एग लिया वो प्रॉपर, तो ये इसका केंद्रक। और यहां इससे लिया गया बेटा अंड कोशिका, एग सेल ली। क्या ली रे? एग सेल ली, और ये इसका केंद्रक है साहब। यहां से इस सेल को उड़ा दिया, क्या कर दिया? इस सेल को उड़ा दिया, क्या रख दिया? केंद्रक। और यहां केंद्रक को उड़ा दिया, क्या रख दिया? सेल को रख दिया ओनली। क्या रख दिया रे? सेल को रख दिया। फिर इन दोनों को, इस केंद्रक को इसमें ट्रांसफर कर दिया, फिर इसको सरोगेट कर दिया गया किसमें? स्कॉटिश ब्लैक फेस यू के गर्भ में। फिर जो बच्चा पैदा हुआ था साहब, किसके जैसा? फिन डॉर्सेट के जैसा, क्योंकि ये क्रोमोसोम इसका था। ये किसके जैसा? फिन डॉर्सेट के जैसा। तो ये कौन सी तकनीक हुई रे? दैहिक कोशिका स्थानांतरण तकनीक। कौन सी रे? तो कोई पूछे किस तकनीक से है रे, तो अब लिख लीजिएगा आप, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। क्या नाम है? सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक।
हाँ, तो इसका मैंने शॉर्ट लिख दिया ना, SCNT। क्या लिख दिया? SCNT। और इसको हिंदी में बोलते हैं दैहिक कोशिका स्थानांतरण। ये नाम जरूर याद रखना, नाम कानों में गूंजना चाहिए आपके। दैहिक कोशिका स्थानांतरण, सॉरी। और इसमें जब वो रखा था तो वो बच्चा पैदा कौन हुआ था? बच्चा कौन पैदा हुआ था? वो डोली। अरे कौन सी? डोली। इसके गर्भ में बच्चा कौन पैदा हुआ था? डोली। वो इसके थोबड़े जैसा था, फिन डोरसेट के जैसा। तो डोली का जो जन्म हुआ है, डोली बाईसा, डोली का जन्म, डोली चाय वाला नहीं है ये। डोली का जन्म जो हुआ है 5 जुलाई 1996 को। और मरी कब थी? मृत्यु, हाँ, 14 फरवरी 2003 को। ठीक है, तकनीक का भी पता चल गया अपने को। किसका पता चल गया रे? हाँ, तकनीक का भी पता चल गया, किस तकनीक से ये पैदा हुई थी, जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था। इसका जन्म हुआ था रोजलिन इंस्टीट्यूट, या रोसलिन भी आ सकता कई बार। रोजलिन इंस्टीट्यूट, रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड में डॉक्टर इयान विल्मोट ने तैयार की। लिखो लिखो जल्दी से। अब पूछा जाता है भेड़ों का वर्गीकरण वातावरण के अनुसार। ये बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे बताइएगा सर, उत्तरी हिमालयन क्षेत्र की भेड़ कौन सी है ना? पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र की भेड़ निम्न में से कौन सी नहीं है? ऐसे भी पूछा जाता है। पूर्वी क्षेत्र की कौन सी है? दक्षिणी पठारी क्षेत्र की कौन सी है? खेरी नस्ल का नाम सुना है आपने? खेरी, अभी अपने एग्रीकल्चर के अलावा किसी अन्य वैकेंसी थी, वहां पूछा था खेरी नस्ल कहां की है। 3 जिलों के ऑप्शन दिए हुए थे। ए ऑप्शन में यूं दे दिया भाई, जैसलमेर, जालोर, है ना। बी ऑप्शन में दे दिया जयपुर, दौसा, बूंदी, है ना। थर्ड ऑप्शन में दे दिया अजमेर, नागौर, जोधपुर। फोर्थ ऑप्शन में दे दिया जैसे खेरतल, तिजारा दे दिया, कोटपुतली, बहरोड दे दिया, एक आध और दे दिया। तो कौन सा होगा? अजमेर, नागौर, जोधपुर। खेरी नस्ल 2025 में रजिस्टर्ड हुई है ये भेड़ की नस्ल। पहले 45 थी, अब 46 है। हो गया? चलो बताओ, विश्व में भेड़ों की मटन के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? देखो, बकरी में बोएर जो ना, बोएर, पूरे विश्व में मांस के लिए प्रसिद्ध कौन सी है? बोएर। कौन सी है? बोएर। भेड़ों में सबसे ज्यादा मांस के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? भेड़ों में कभी सुना होगा नाम, कभी आपने भूतकाल में सुना होगा कहीं? डोरीमोन, मेरिनो? नहीं। विश्व में मटन, मटन किसका होता है? भेड़ का। विश्व में मटन के लिए प्रसिद्ध भेड़ है सफोक। कौन सी? सफोक, इंग्लैंड की है सर। चूहे जैसा थोबड़ा कौन सी भेड़ का? साउथ डाउन का। किसका? साउथ डाउन। विश्व की सबसे भारी भेड़ कौन सी? लिंकॉलन। कौन सी? सेन्योरिटा बोलते हैं उसको। 150 किलोग्राम की, मेरे से 50 क्या 55 किलो ज्यादा है, देख लो आप। हाँ, मेरे से 55 किलो ज्यादा। मैं भी 1 क्विंटल हूँ। बोरी, बोरी में 5 कम बेटा। हो जाएंगे, रिकॉर्ड तोड़ देंगे बहुत जल्द। सर्दी का मौसम है, बढ़िया बाजरोर दबाऊंगा ना। हाँ, चलो लिखो। मुझे सुबह सुबह किसी ने कहा दौड़ो आप, जिम करो, ऐसी सलाह मेरे को दे रहे। मैंने कहा भाई मेरे तो लकड़ को उठे है, खा के मर जाएंगे, पर ये काम मेरे से नहीं होता। हाँ भाई, जिंदगी में आई स्वाद लेनी है। फिर कह रहे सर ये मत खाओ, आने तो पेट का आएगा, लटक जाएगा नीचे, मैं उठा लूंगा इसको, और तो क्या करो, बांध लूंगा पीछे वही हूं। चलो लिखो, भेड़ों का वातावरण के अनुसार, भेड़ों का वातावरण के अनुसार, वातावरण के अनुसार वर्गीकरण। और वो भी किसके अनुसार? राइट के अनुसार। वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है, और राइट के अनुसार। जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है उत्तरी हिमालयन क्षेत्र। कौन सा? उत्तरी हिमालयी क्षेत्र। और उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? जम्मू कश्मीर आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया। कौन सा आ गया रे?
कौन सा ब्रो? जम्मू कश्मीर आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया, सीमांचल नहीं हिमाचल प्रदेश है ये। भाई साहब बिहार में क्या रिकॉर्ड तोड़ा है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है भाई। हमने सोचा चलो यूं रहेगा, यूं क्या, ये यूं हो गया भाई, है पूरा ही। यार बिहार की जनता चाहती क्या है? नीतीश कुमार को लगभग 20-25 साल हो गए उसको राज करते भाई, खतरनाक जीते भाई, जोरदार, सही बोले। लिखो गद्दी, गद्दी मतलब गड्डी है रही है, क्या है? गड्डी, गड्डी, गड्डी। और एक होती है रामपुर बुसायर, गड्डी रामपुर बुसायर जो है, ये तो है दोनों कहां की है? ये दोनों है आपके, सॉरी, ये दोनों है आपके हिमाचल प्रदेश की। कहां की है? ये दोनों है हिमाचल प्रदेश की, गड्डी रामपुर बुसायर। और गुरेंज, क्या? गुरेंज और भकरवाल, क्या? गुरेंज और भकरवाल जो है दोनों ही आपकी जम्मू कश्मीर की है। कहां की है? बकरवाल जाती है ये, बकरवाल, बकरवाल। तो कल जो है आपके ये भेड़ें भी कंप्लीट हो जाएगी। सही चल रहे हैं, 10 पार्ट में होता है नस्लों वाला, 6 पार्ट कंप्लीट हुए हैं, ठीक है? हैं? एकदम सही है, सही चल रहा है। देखो ज्यादा स्पीड में बेटा, देखो सीधी सी बात है कि कहावत है कि पापो काटने में क्या मतलब है फिर आपके। और अपना कौन सा कोई 150 घंटे का कोर्स है, बताओ आप? छोटा सा तो कोर्स है भैया। पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र। अब इसमें राजस्थान, गुजरात, यूपी, ये वाला इलाका था। जितनी भी राजस्थान की, रट्टा मारो मत, राजस्थान की जितनी भी नस्लें वो सारी किसमें आ जाएगी? पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र। कई बार यूं भी पूछा जाता है कि निम्न में से पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र की भेड़ नहीं है, ठीक है ना? तो ये भी कई बार लपेटे में ले जाता है। तो नाम बोलना सीखो, चोकला, जेसू, जैसलमेरी, मारवाड़ी, ठीक है, मालू, मालपुरा, ठीक है, मगरू, मगरा जिसको बीकानेरी चोकला बोलते हैं, मगरा जिसको बीकानेरी चोकला बोलते हैं। एक होती है खुद बीकानेरी होती है, ये कौन सी नस्ल है? हिसारडेल के अंदर आपने पढ़ा होगा कि सर मेरिनो, रेम और बीकानेरी ईव, वो बीकानेरी जो है ये थी जिसको पुग्गल बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? पुग्गल बोलते हैं ना। और ये कौन है? बीकानेरी चोकला, और ये खुद बीकानेरी, ठीक है। खेरी, ये भी नस्ल ट्यूशन पूछा गया, खेरी कहां की? खेरी हो गया। और सोनाड़ी है, सोनाड़ी है, अविकालीन, अविवस्त्र, जितने भी है ये, अविवस्त्र, अविकालीन, अविवस्त्र, अविकालीन हो गई, अभी शान हो गई, ठीक है। ये किस, एक आती है मुजफ्फरनगरी। भारत की सबसे भारी भेड़ कौन सी है ब्रो? मुजफ्फरनगरी। कौन सी? हाँ लिख लो, जल्दी करो। सबसे सबसे छोटी बोलो, मांड्या। कौन सी? ड्या, मांडू। हाँ थर्ड लिखिएगा, दक्षिणी पठारी क्षेत्र। कौन क्या बोल रहे थे अभी? दक्षिणी पठारी क्षेत्र। और दक्षिणी पठारी क्षेत्र में कौन कौन सा इलाका आता है देखिएगा। कहते हैं कि सर विंध्याचल और नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र, विंध्याचल व नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र। हाँ गोवा वाले, बीच है या तो छोटा लिखोगे बी? अब सर ये बीच, ठीक, जल्दी करो। अब एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिख लें। कौन सी एग्जाम्पल? एक तो है नल्लोरी। कौन सी? लोरी, नल्लोरी, डाकण, डेकनी है ब्रो, माचेरला। कौन सी? चेरला। हाँ तो ये जो है बेचारी तीनों गरीबड़ियां कहां की है? आंध्रा की है। कहां की है ब्रो? आंध्र प्रदेश की है। कहां की है? नल्लोरी, डेकनी और माचेरला कहां की है? अरे कहां की है? चलो और कौन कौन सी है? एक आती है आपके नल्लोरी, डेकनी, माचेरला हो गई। एक आती है रायनाद, सॉरी, बेलारी हसन। कौन सी? बेलारी हसन। और मांड्या। कौन सी? ड्या, मांड्या। ये कर्नाटका की है। कहां की है? कर्नाटका की है। और एक आती है आपके रायनाद,
ट्रिची ब्लैक और कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कौन सा टूर? हाँ, ये कहां की है? कौन से लड्डू की? तमिल लड्डू। हाँ, मेरे का आ जाता कई बार। अरे रहने दो बेटा, लिखो आप। पूर्वी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र रे? पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में देखिएगा कौन कौन सी है। पूर्वी क्षेत्र में है छोटा नागपुरी। कौन सी नागपुरी? छोटा नागपुरी है। और एक है आपके शाहबादी। छोटा नागपुरी और शाहबादी। छोटा नागपुरी कहां की है भैया? झारखंड की है। शाहबादी कहां की है? बिहार की है बबुआ। कहां की है? बिहार की। हाँ, घनश्याम धाड़ा देखो। हाँ, यही डायलॉग था। सूर्य जैसी बकरी। ये कौन है भैया? बकरी जैसी भेड़ है। ये लोही है, पाकिस्तान की है। कहां की है? ये मांडू, मांड्या। सबसे छोटी भेड़ कौन सी है? मांड्या है। और इसको सेन्योरिटा बोलते हैं। लिंकोलन, क्या नाम है? लिंकोलन नाम है। विश्व की सबसे भारी भेड़ कौन सी है? इसको रेम्बो ब्रो बोलते हैं। कौन सा ब्रो? इसने चोकला के साथ क्रॉस किया तो बच्चा पैदा कर दिया अविवस्त्र। इसने मालपुरा के साथ क्रॉस किया, बच्चा पैदा कर दिया अविकालीन। खास बात देखो, अविवस्त्र में क्यों पैदा किया उसको? क्योंकि चोकला में बच्चे पैदा होते हैं। मेमनों में मृत्यु दर सर्वाधिक। ये 12th में लाइनें मिलेगी आपको ऐसी बातें। और अविकालीन को पैदा करने की कहां जरूरत थी? मालपुरा की ऊन घटिया थी सर, मोटी निम्न श्रेणी की होती है, नमदेर गलीचे बनाते हैं उससे। अब अविकालीन की ऊन उत्तम श्रेणी की होती है और उससे उत्तम श्रेणी की कालीन बनाई जाती है। कालीन भैया सुना होगा आपने। हाँ चलो, तो अपन जो है इसको पढ़ते हैं, ठीक है? होले होले कैसे पढ़ते हैं भैया? हाँ चलो, ये कुछ नाम है जो आप लिख लीजिएगा जल्दी से। विदेशी नस्ल। विदेशी नस्ल कौन सी नस्ल रे? हाँ, विदेशी नस्ल की क्या खास बात है? मेरिनो कहां की है? स्पेन की। कराकुल कहां की है? मध्य एशिया। कहां की है? और मध्य एशिया में कौन कौन सा इलाका आता है? ईरान, इराक, अफगानिस्तान। कौन सा? ईरान, इराक, अफगानिस्तान। ईरान, इराक, अफगानिस्तान। लिंकॉलन इंग्लैंड की है। और इसकी खास बात यह है कि विश्व की सबसे भारी, किसकी रे? विश्व की सबसे भारी नस्ल। भारत की कौन है सबसे भारी? अरे मुजफ्फरनगरी बोला तो था मैंने, अभी मैं लिखा दूंगा आगे। वैसे डॉर्सेट इंग्लैंड, रैम्बोलेट फ्रांस की है और इसको फ्रेंच मेरिनो बोलते हैं। कौन सी मेरिनो? फ्रेंच मेरिनो। सफोक इंग्लैंड की है। विश्व में मटन के लिए प्रसिद्ध। मटन किसका होता है? भेड़ का। विश्व में मटन के लिए प्रसिद्ध है भैया। कॉरिडोर न्यूजीलैंड की। और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में भी जो है सर, जैन की रॉयल की बुक में तो 39 दे रखी है भारत में बकरी की नस्लें। बेटा वो जो है अपडेट होती रहती है नस्लें तो समय के हिसाब से। अब यूं तो आप कहोगे 12th की बुक जब देखोगे ना तो भैंस की नस्लें 13 ही दे रखी, तो 13 लिखाऊं आपको? क्यों भाई, सही बात है नहीं? अब देखो एक नस्ल आती है जिसका नाम है साउथ डाउन। क्या नाम है? साउथ डाउन। ये भी कहां की है? इंग्लैंड की है। कहां की है? इंग्लैंड की है। और इसमें खास बात क्या है? इसका थोबड़े जो है चूहे जैसा है। चूहे जैसा मुंह। आपको मैंने नस्लें ही तो दी है। टेस्ट है ना आपका कल? क्यों झूठ बोल रहे हो? 8वें नंबर के तो नहीं है, मेरा नहीं है। 10वें में है, 11वें 12वें में शायद देखो मंडे में जाएंगे। और 8वें 9वें में भी कल से शायद मंडे से लगेगी। 9वां तो लगभग मैंने लगभग करवा दिया था। फिर कोटा चले गए, कोटा से गांव चले गए दीपावली पर। लिया क्या ये? मेरिनो के बारे में लिखिएगा जल्दी से जल्दी। मैंने सोचा आपके टेस्ट है। मेरिनो, मेरिनो का उत्पत्ति स्थल कहां भैया? कौन से पेन में? स्पेन में। कहां पर है? स्पेन में। क्या खासम खास बातें जल्दी से लिखिएगा। सबसे अच्छा कंपटीशन का क्वेश्चन है। एक तो देखो इसके उत्पत्ति स्थल को बार बार लपेटा जाता है। दूसरा क्या है? विश्व की सबसे उच्च गुणवत्ता की ऊन, क्वालिटी की ऊन है साहब। मतलब एक यूं बाल खींचू ना, ये एक आपका बाल खींचू मैं और एक इसका बाल खींचू, इसका बाल जो है सर यूं रेशम की तरह 5 से 10 सेंटीमीटर लंबा है सर। पर अपने पुरुषों को तो 5 से 10 सेंटीमीटर फिर वो यूं यूं हो जाएगा वो यूं। हाँ, अपने में बाल थोड़ी है, अपन तो आदि मानव हैं। टाइम पे भाई साहब इसे कौन किया करे बताओ? पड़े हैं। महिलाएं तो और अपने बालों को यूं बढ़िया सेट रखती है क्योंकि ये इनका श्रृंगार है। और अपन आते हैं नीमटा, रोज रज टेल मी, वो लोग हैं अपन। लिखो इसमें मेरिनो विश्व की। पर देखो एक पुरुष जो है ना, देखो आप में मैं भी आता हूं, मैं कोई दूसरा नहीं हूं, है ना? मैं आपकी जब बुराई करता हूं तो साथ में यूं समझे कि मेरी भी हो रही है वो।
राइट। हाँ ठीक है, विश्व की सबसे उच्च गुणवत्ता की ऊन। पर देखो बेटा, पुरुष पुरुष होता है, क्योंकि देखो कमा के लाता है, घर चलाता है, कितनी जिम्मेदारियां हैं। ये बात सच में बहुत बड़ी बात होती है बेटा, सबसे उच्च गुणवत्ता वाली ऊन। हाँ, पुरुष तो क्या है कि वह क्या करे बेचारा, माँ से ज्यादा रखे तो पत्नी बोले हाँ अब तो, और पत्नी से ज्यादा रखे तो कहे जोरू का गुलाम, तो बापड़ो जावे कटे वो, मरनो मान नहीं है। विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन, सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाली नस्ल, सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाली नस्ल की मतलब है कि 12th की बुक में ये लिखा गया है कि सर ऊन उत्पादन कितना होता है, तो मैं लिख देता हूं 5 से 9 किलोग्राम प्रति वर्ष। 12th की बुक के हिसाब से लिखेंगे इसको, 5 से 9 किलोग्राम प्रति वर्ष, है ना। कई जगह नर का 10 से 14 किलोग्राम, मादा का 7 से 9, तो वो आईसीआर के हिसाब से बताया गया है, पर अपने 12th की बुक में क्या लिखा हुआ है वो अपने को मानना है। आई बात समझ में? तो 7 से 9 किलोग्राम प्रति वर्ष। कहते हैं कि सर विश्व की 80% ऊन जो है, इससे इसके द्वारा क्रॉस किए गए बच्चे, उन सब से कितनी परसेंट ऊन? 80% ऊन। अब देखो नर में कैसे होते हैं घुमावदार सिंह, कैसे सिंह रे, नर में कैसे सिंह, घुमावदार सिंह, और मादा जो होती है वो पॉल्ड होती है। कैसी होती रे? पॉल्ड का मतलब सिंह रहित है, मादा सिंह रहित, मादा सिंह रहित होती है। इस नस्ल के गर्दन तथा कंधों की त्वचा पर, गर्दन तथा कंधों की त्वचा पर क्या पाई जाती है रे? झुर्रियां तथा सलवटें पाई जाती हैं। पूरा शरीर ऊन से ढका रहता, तो ऐसी लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन यापन कर सकती है, मजबूत प्रकृति की नस्ल, विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन कर लेती है। हाँ, कई बार यूं होलिस्टन फ्रीजियन का यूं सोचता है कि आदमी में लिया हूं, प्योर होलिस्टन फ्रीजियन तो सेट ही नहीं हुए। प्योर होलिस्टन फ्रीजियन तो हमारे जैसे अब छोड़ दे जैसलमेर में, कूले जल रहे हैं उसके, क्या जल रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, मर जाएगी वो, थक जाएगी, दुबली हो जाएगी। अरे इसीलिए तो हॉलस्टीन का पता क्रॉस किसके साथ हुआ है? थार पारकर के साथ में। किसके साथ में? हाँ, थार पारकर में। तो बच्चा कौन पैदा हुआ? करण फ्रिज। कौन सा? तो अब वो जो है सेट है, ऐसी जलवायु में वो सेट है सब। तो यहाँ अपने जो फार्म खोलते हैं ना, कई बार एचएफ कार जोश जोश में लेके आते हैं बाहर से, वो लपेटे ही जाते हैं साहब। फार्म में सबसे ज्यादा दिक्कत आती ना, कोई युवा खोल, भाई मुंह छाण बट दे रही है, वजन लिखे नर का 90, कितना? मादा का कितना? 60-70 किलोग्राम। ठीक है, मेरीनो लिखो। कराकूल, कौन सी? कराकूल। और कराकूल सर देखो कितना, वो मारना पड़ेगा इसको, क्या करना पड़ेगा? इसको मारना पड़ता है सर। ये बच्चा जो है ना, इसको बोला कि आजा बेटा तेरे को चॉकलेट दूं, साइड में यूं रहकर भाई साहब यूं सीधा ही बाहर। क्यों मारते हैं? किसके लिए? भाई घुंघराली ऊन के लिए। किसके लिए? तो सर घुंघराली ऊन तो फिर मशीन से ही वो उतार लो ना, बेचारी को मार क्यों रहे हो? घुंघराली ऊन वाली खाल के लिए, खाल भी चाहिए साथ में। इससे क्या बनाओगे? महंगी महंगी टोपियां, महंगे 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 सर्दियों के वस्त्र, लेदर वाले होते हैं ना, वो इस कराकूल से बनते हैं सब। लिखिएगा, तो इसके बच्चे को मारना पड़ेगा सर। लिखो, मध्य एशिया, उत्पत्ति स्थल कहां है? मध्य एशिया। मध्य एशिया आपको लिखा रखा कहां है? ईरान, इराक, अफगानिस्तान। एक क्वेश्चन बनता है ढंग का इसमें, वो क्या है? पेल्ट यानी खाल, पेल्ट यानी खाल के लिए उपयोगी नस्ल। एक ढंग का क्वेश्चन है यही वाला, पेल्ट वाला ही। अब क्या करना पड़ेगा? कम उम्र के ही, कम उम्र के ही मेमनों को, कम उम्र के ही मेमनों को मारकर, मेमनों को मारकर उनसे, किनसे? उनसे गुंगराली ऊन वाली खाल प्राप्त की जाती है, घुंघराली ऊन वाली खाल प्राप्त की जाती है। और क्या है? नर में घुमावदार सिंह, नर में कैसे सिंह रे? नर में घुमावदार सिंह, वह मादा सिंह रहित होती है, मादा कैसी होती है? सिंह रहित। और ये मांस के लिए भी ठीक है, जब खा लिया हटा लिया तो बाकी का क्या करें, हलवा थोड़ी बनाएंगे, मांस के लिए ठीक है। और क्या है? और तो क्या, इसकी ऊन से क्या बनाया जाता है रे? इसकी ऊन से, घुंघराली ऊन वाली खाल से, ऊन से
सर्दियों के महंगे वस्त्र, सर्दियों के महंगे वस्त्र, महंगी महंगी टोपियां बनाए जाते हैं। वजन मुन्ना कितना है? 90। मादा जी का कितना है? 60। कितना? 60। जल्दी लिखो कबीले वाले। चले लिखो चोखू। कौन सी? खल्ला, खाला। चलो इधर देखिएगा, चोखला कहां की है? इधर देखो, इसमें क्या खास चीज है। मैंने आपके कान में ये बात गुंजाई थी बकरी के समय कि सब बकरियों में जो है रोमन नाकिस किसमें होता है? जमुनापरी, बीतल और सिरोही के अंदर, तीनों में। भेड़ों में जो है रोमन नाकिस किसमें होता है? और जैसलमेरी के अंदर। एक इससे बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि सर रंग सफेद परंतु मुंह गहरा भूरा होता है, कैसा होता है रे? गहरा भूरा। और पशु जो है खुद कैसा दिखाई देता है? वर्गाकार। किस कैसा रे? हाँ, कैसा दिखाई देता है? वर्गाकार। ये मैंने कोई नाप सेट नहीं किया, ये तो चाहे कुछ भी लिखो यूं तो आ जाएगा, पर सर इसकी लंबाई चौड़ाई यूं समान होती है, अपने दिखने में वर्गाकार दिखाई देता है। भारत की राजस्थान की मेरिनो बोलते, क्यों? क्योंकि इसकी ऊन बढ़िया है सर। पर इसमें समस्या है कि इसके बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। मेमनों में मृत्यु दर सर्वाधिक किसमें होती है? तो इसका क्रॉस करूंगा उस रेम्बो के साथ में, तो बच्चा कौन पैदा हुआ? अभिवस्त्र। अभिवस्त्र में 93.21% तक दर होती है, मरेगा नहीं पशु सर, बच्चा जो है मेमना। लिखो इसमें शेखावटी रीजन। कौन सा? शेखावाटी। हाँ, शेखावटी में कौन कौन सा इलाका आता रे? सीकर, चूरू, झुंझुनू और मेरा नागौर भी आता था। पर अब जो है मुझे ये कुचामन डीडवाना लिखना चाहिए, क्योंकि जो नागौर का शेखावटी इलाका था, नागौर का जो शेखावटी इलाका था वो यही था। तो ये अब पर्सनली जिला बन गया है। क्या बन गया रे? पर्सनली जिला बन गया है। मेरे नागौर को छोड़ दिया अकेला। हाँ, मार्बल, मकरानो, डीडवानो, कुचामन, लाडनो, मोल्लासर, कुचामन नावा। अब क्या बचा है हमारे नागौर में? क्यूसर, मेड तो डेगानो, रिचपाल बाबा सुनियो रे, रिचपाल बाबा, जायल, ये बचा है हमारे, बस और कुछ नहीं। 5 लोग बचे हम तो। लिखो चोकला उपनाम लिखिएगा। उपनाम लिखो। लिखो छपरी, छापर बोलते हैं, छापर और शेखावटी, छापर और शेखावटी। इस नस्ल की विशेषताएं देखिएगा। भारत या राजस्थान की, किसकी रे? भारत या राजस्थान की क्या बोला जाता है इसको? मरीनो। भारत या राजस्थान की क्या बोला जाता है? मेरिनो। और क्या है? रंग सफेद परंतु थोबड़ा जो है मुंह गहरा बुरा होता है। मुंह कैसा होता है? गहरा बुरा होता है। नाक कैसी होती है रे? रोमन नाक, तोतापुरी। कैसी होती है? तोतापुरी होती है। ठीक है। और क्या रे? पशु वर्गाकार दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? वर्गाकार दिखाई देता है। और क्या है? एक और अच्छी लाइन है, सींग रहित नस्ल। पेड़ों में लगभग सींग तो नहीं होते हैं। सींग रहित नस्ल एक बढ़िया इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके मेमनों में, मेमनों में मृत्यु दर सर्वाधिक, मेमनों में मृत्यु दर सर्वाधिक होती है। तो फिर इसका क्रॉस किसके साथ करवाएंगे भैया? क्यों होती है मृत्यु दर? कम दूध मिलने के कारण। वजन लिख लें, वजन इंपॉर्टेंट है, भेड़ हो चाहे बकरी हो। जो 12th की नस्ल है ना, उनका वजन होना पता जरूरी है। नर का 30 से 40 किलोग्राम, मादा का 24 से 32 किलोग्राम। मारवाड़ी, हाँ मारवाड़ी। कौन सी वाड़ी? मारवाड़ी टाइकून। मारवाड़ी कहां से रे? मारवाड़ क्षेत्र। तो बार बार लिखने की जरूरत थोड़ी, मारवाड़ क्षेत्र है कौन सा?
क्यों भैया, सही बात है ना, ये पता होना चाहिए आपको। चलो लिखो, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल। रंग सफेद, मुंह कैसा? मुंह गहरा काला, मुंह काला होता है। हाँ, कान वेरी इंपॉर्टेंट, कान से भाई साहब एक बार क्यों सुनाया हुआ है, कान छोटे व मुड़े हुए। देखो मैं कह रहा हूं बार बार, ये छोटी छोटी लाइनें जो है ना बड़ी मजेदार हैं, और वो ढूंढेगा इन लाइनों को। कान छोटे व मुड़े हुए अर्थात ट्यूबुलर होते हैं। कैसे होते हैं रे? ट्यूबुलर। कान छोटे व मुड़े हुए, कान छोटे व मुड़े हुए अर्थात मैं कह सकता हूं कैसे होते हैं रे? ट्यूबुलर होते हैं। कान छोटे व मुड़े हुए होते हैं। पूंछ छोटी, टांगे पतली, पूंछ छोटी, टांगे पतली अर्थात फुर्तीली व लंबा सफर तय करने वाली नस्ल लिख लेना, वाली नस्ल। अब वेरी इंपॉर्टेंट एक और लाइन बनती है, माइग्रेशन जानते हो आप लोग? निष्क्रमण। माइग्रेशन का मतलब होता है कि जब आप 12th में माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने जाते हो तो एक स्थान से दूसरे स्थान आप चले गए हो, तो ये मारवाड़ी नस्ल में खास बात ये है कि ये पैदल पैदल चली जाएगी एक राज्य से दूसरे राज्य, क्योंकि हमारे मारवाड़ क्षेत्र में कई बार अकाल पड़ जाता है। ये बरसात तो 2-4 साल में अभी थोड़ी ढंकी हो रही, जमाजम जीरा ले रहे हैं धमाधम, कई बार के अकाल पड़ जाता तो हमारे गुजर भाई जो है गांव, मेरे गांव में गुजरों का गांव काफी है, 700-800 गोट है गुजर, तो भेड़े रखते हैं सब, तो फिर वो क्या है यूं चले जाते पैदल पैदल, यूं गुजर के लाठी को यूं रखते हैं, पता यूं यूं करो भाई साहब यूं, और ये बोतल यूं रहती है उनके। हाँ, तो वो क्या यहां से तुम्हारे इधर जो है सवाई माधोपुर करौली वाले को बैठे होंगे इधर डांग क्षेत्र, यहाँ क्या हरा भरा रहता है, तो वो आ जाती पैदल पैदल। तो निष्क्रमण के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? मारवाड़ी। और इसके साथ साथ जो इसका अपभ्रंश जो है एक नई नस्ल आई है, खेरी। कौन सी नस्ल है? तो ये यही इसी इलाके से, अजमेर, नागौर और जोधपुर वाले इलाके से, वो भी निष्क्रमण के लिए प्रसिद्ध है। उसकी मासी की लड़की है ये, इसकी मौसी की लड़की कौन है? खेरी है। लिखो, निष्क्रमण के लिए प्रसिद्ध नस्ल, निष्क्रमण माइग्रेशन, निष्क्रमण माइग्रेशन के लिए प्रसिद्ध नस्ल, निष्क्रमण के लिए प्रसिद्ध नस्ल। और इसका मतलब क्या हुआ रे बताओ? अकाल समय। कौन से समय में? थोड़ा ले लें, कलर कर देंगे इधर, पेंटर का थोड़ा और लिखना है इसलिए कर रहा हूं कलर। चलो लिखो, भोजन अभाव के कारण या अकाल समय में एक राज्य से या एक स्थान से या एक राज्य से दूसरे राज्य जाना, पैदल पैदल, निष्क्रमण माइग्रेशन। विदेशों में इसकी ऊन को जोरिया कहा जाता है। सर आप नागौर में कहां से हो? मैं नागौर में एल डोराडो से। विदेशों में इसकी ऊन को, मैं नागौर में हूं द्वारकाधीश मायापुरी लीलिया से, इसकी ऊन को जोरिया ऊन कहा जाता है। कौन सी ऊन रे? विदेशों में इसकी ऊन को कौन सी ऊन कहा जाता है? जोरिया ऊन कहा जाता है। कौन सी ऊन कहा जाता है? चलो, तो इसमें भी वो लाइन लिख लेना कि सींग रहित नस्ल है ना, नर व मादा सींग रहित। नर व मादा कैसे होते हैं ब्रो? सींग रहित होते हैं। वजन लिख लो गरीबड़े का। नर्क में कितना? 27 से 36 किलोग्राम, मादा का 23 से 30 किलोग्राम। जैसलमेरी लिख लिया? कौन सी मेरी? जैसलमेरी। देखो कान छोटे, अरे एक लाइन, वेरी गुड, रुको, एक लाइन और रह गई इसमें। मैं कब का एक बात बार बार बोल रहा हूं कि चोकला का क्रॉस किसके साथ करवाया? रेम्बोलेट के साथ में। तो बच्चा पैदा कौन हुआ और वो क्यों, कारण क्या था? चोकला के बच्चे मरते थे सर। तो उस अविवस्थर में जन्म दर है 93.21%। वो क्रॉस ब्रीड है। पर नॉर्मल ब्रीड में सबसे ज्यादा जन्म दर जो है ना, वार्षिक जन्म दर
वो मारवाड़ी के अंदर 90%। ये 12th की बुक में लिखा हुआ है, लिखो इसको। हाँ, ये पॉइंट नीचे लिख लेना है ना अब, मतलब यहां इसके रेवड़ के, इस नस्ल के रेवड़ में, रेवड़ जानते हो ना, फ्लॉक, हर्टल, इस नस्ल के रेवड़ में, रेवड़ के मेमनों में, रेवड़ के मेमनों में वार्षिक जन्म दर कितनी होती है ब्रो? 90%। कितने परसेंटेज? 90%। ऊन की मात्रा, अरे ऊन की मात्रा इनमें देसी वाली में सब में 1.5 से 2.5 इतनी, लगभग 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ष, इसलिए मैंने नहीं लिखाया। सबसे ज्यादा होती जैसलमेरी में, जो अपन लिखेंगे 1.8 से 3.12 किलोग्राम प्रति वर्ष। लिख लिया? समय हो गया कह रहे? अब तो देखो 12th की तो 2 बची है, मालपुरा और जैसलमेरी, अकॉर्डिंग टू 12th, और एक 2 और है, अभिवस्त्र और अभिकालीन, वो भी 12th में है। बाकी इसमें वन लाइनर, सोनाड़ी, चनोत्तर बोलते हैं इसको, लापड़ी, भागली, बहुत सारे नाम है, नाड़ी, पीले रंग की ऊन पाई जाती है ना, मगरा, जिसको बीकानेरी चोकला बोलते हैं, गुलाबी ऊन पाई जाती है, इसको चक्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पुग्गल, कारपेट, लोही। छोटे मोटे बहुत क्वेश्चन बनता है ना वन लाइनर टाइप में, लिंकॉलन, ये रेम्बो, ये आगे, ठीक है। तो बाकी छोटे छोटे है, कल चर्चा करेंगे।